हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ बनाई थी उसके अंदर मैंने आपके साथ सेक्शन 2R डिस्कस किया था, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट का, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड का। तो वो डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने डेफिनेशन को कंटिन्यू कराया था और मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ ले ऑफ पे बनाऊंगा, बट एक डेफिनेशन मैं कराना उसमें रह गया था मुझसे, तो वो डेफिनेशन पहले मैं कंप्लीट करा देता हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, क्योंकि वहां पे मेरे सीआरपीसी के प्लेलिस्ट की आपको 45-46 वीडियोस मिल जाएंगी। लेबर लॉज की जितनी भी वीडियोस है सारी सीक्वेंस में आपको प्लेलिस्ट में मैंने सिंक्रोनाइज कर रखी है, आपको एक साथ मिल जाएगी, आप जरूर चेक करें। देखिए, सेक्शन 2 क्यों मुझे कराना था, जो मैं लास्ट वीडियो में कराना इनफैक्ट भूल गया था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्री मैंने आपको करा दी, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट मैंने आपको करा दिया, 2P कराया था मैंने इंडस्ट्री, 2R कराया था इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट। इन दोनों के बीच में 2Q रह गया था। देखिए, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो लास्ट वाली जो आपकी जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन है, हालांकि वही डेफिनेशन है। और आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पे लैंडमार्क जजमेंट्स अगर देखना चाहते हैं, आप मेरी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की वीडियो पे जाइए। इतनी लैंडमार्क जजमेंट्स मैंने करा रखा है, एक एक चीज को बारीकी से कवर करा रखा है और आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी उसकी डिटेल में। तो आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करें डिस्क्रिप्शन में। देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज द डिस्प्यूट और डिफरेंस। किस किस के बीच में डिफरेंस हो सकता है, जरा समझते हैं। सबसे पहला, इंप्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स। दूसरा, एम्प्लॉयर वर्कर। तीसरा, वर्कर वर्कर। अब इनका सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट का मतलब वाई देर इज अ डिस्प्यूट, वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, व्हाट इज वाई द डिस्प्यूट हैज अराइजन बिटवीन देम। तो सबसे पहली चीज ना, काफी सारे बच्चों के दिमाग में एक भ्रम होता है। उनको लगता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जैसे ही मैंने बोला तो वो इंप्लॉयर और वर्कर के बीच में या वर्कर इंप्लॉयर के बीच में ही लड़ाई होगी, और वो जो लड़ाई डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंस को ही हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहते हैं। मगर वो एक नैरो इंटरप्रिटेशन इस सेक्शन की। अगर हम इसके वाइडर इंटरप्रिटेशन की बात करें तो अगर दो अलग अलग फैक्ट्रीज के, मान लीजिए इंप्लॉयर्स के बीच में भी कोई डिस्प्यूट होता है, दैट मे आल्सो फॉलो विद इन द कैटेगरी ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आल्सो। And if in the same establishment or in the same industry two workers or two unions are having the disputes, they might also be categorized as the industrial dispute। तो ये चीज आपको समझनी है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की एक बड़ी वाइडर डेफिनेशन है, कौन कौन से केसेस आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, डिटेल में मैंने जजमेंट के साथ डिस्कस करा रखा है, प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, व्हाई देयर इज अ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। तो कौन कौन से पर्पसेस से हो सकता है? इंप्लॉयमेंट के पर्पज से हो सकता है, नॉन एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से हो सकता है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से हो सकता है, जिसको हम स्टैंडिंग ऑर्डर भी इन शॉर्ट कहते हैं, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अलग अलग रीजन हो सकते हैं। सब्जेक्ट, जो लड़ाई जो डिस्प्यूट हुई है उसके अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं। कंडीशंस ऑफ लेबर के रिगार्डिंग हो सकता है, ये हुआ सब्जेक्ट। अब इसमें एक और कैटेगरी ऐड होती है। मान लीजिए इंडिविजुअल वर्कर का और एम्प्लॉयर का झगड़ा है, तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहलाता है या नहीं। तो आंसर इज यस। पुराने टाइम में इसकी इंटरप्रिटेशन पे काफी सारी जजमेंट्स है कि इंडिविजुअल वर्कर अगर एम्प्लॉयर के साथ झगड़ा करता है तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के डेफिनेशन में आता है, नहीं आता, इस पे काफी सारी जजमेंट्स भी है, मैंने कुछ करा भी रखी है। तो अब इसमें क्लियरली ये चीज कह दी है। इनफैक्ट अगर आप सेक्शन 2Q को देखेंगे तो वहां पे क्लियरली इंक्लूसिव डेफिनेशन बना के ये कह दी कि अगर मान लीजिए इंडिविजुअल वर्कर का इंप्लॉयर के साथ झगड़ा, डिस्प्यूट, डिफरेंस किसी भी रीजन से होता है, वो रीजन क्या क्या है जरा समझते हैं। डिस्चार्ज ऑफ एम्प्लॉय, डिसमिसल ऑफ एम्प्लॉय, रिट्रेंचमेंट ऑफ एम्प्लॉय और टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। एक इंडिविजुअल वर्कर के लिए ये चार बहुत मेजर रीजन है, डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट और टर्मिनेशन। तो अगर इनके रिगार्डिंग भी डिस्प्यूट होता है तो क्या वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आएगा? हाँ, दैट विल ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 2Q, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का डेफिनेशन हुआ। अब चलते हैं हम जरा ले ऑफ की डेफिनेशन पे। सेक्शन 2T, सेक्शन 2T ले ऑफ। देखिए, ले ऑफ जब आप खोलेंगे ना, तो ले ऑफ को आपको 3 इंपॉर्टेंट वर्ड मिलेगा: फेलियर, रिफ्यूजल एंड इनएबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर। किस चीज का फेलियर, किस चीज का रिफ्यूजल, किस चीज की इनएबिलिटी? देखिए, यहां पे ले ऑफ का मतलब, ले ऑफ का इजी लैंग्वेज में जो मतलब होता है, किसी को जब हम नौकरी से निकाल देते हैं, आपसे काम पे नहीं रखते, काम से हटा देते हैं, तो हमने उसको ले ऑफ कह दिया। लेकिन रिट्रेंचमेंट में भी काम से हटाया जाता है। तो क्या फर्क आ रहा है आपके रिट्रेंच करने में, क्या फर्क आ रहा है आपके ले ऑफ करने में, कि मैंने बोला कि मैंने एक एम्प्लॉय को ले ऑफ कर दिया, और मैंने बोला कि मैंने किसी दूसरे एम्प्लॉय को रिट्रेंच कर दिया। तो उसकी दोनों की अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, वो हमें समझना जरूरी है। ले ऑफ के अंदर एम्प्लॉयर के ऊपर, एम्प्लॉयर के पार्ट पे फेलियर है, या एम्प्लॉयर के पार्ट पे एक रिफ्यूजल है। क्यों रिफ्यूजल है और किस चीज की रिफ्यूजल है, जरा उसको समझते हैं। पहला, फेलियर टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू वर्कर, फेलियर टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू वर्कर whose name whose name is in the rolls, master rolls, जो रजिस्टर है आपका एम्प्लॉयमेंट का, उसमें है एंड हैज नॉट बीन रिट्रेंच्ड, अभी तक उसको नौकरी से निकाला भी नहीं गया है। लॉजिक समझिए, अगर मैं आपको फर्दर, मैं एक एम्प्लॉयर हूं, मैं एक फैक्ट्री चलाता हूं, मैं आपको फर्दर नौकरी नहीं दे पा रहा, काम पे नहीं रख पा रहा, और मैंने आपको रिट्रेंच नहीं किया है, मेरी तरफ से मेरी इनेबिलिटी है, मेरा फेलियर है, मैं मना कर रहा हूं, एज एन एम्प्लॉयर मैं मना कर रहा हूं आपको, मैं आपको नौकरी नहीं दे पा रहा। और क्यों नहीं दे पा रहा, जरा हम ये थर्ड पार्ट में आएंगे। मगर अगर मैं नहीं दे पा रहा हूं, मैं आपको नौकरी देने से मना कर रहा हूं, और रिट्रेंच भी नहीं किया, तो वो ले ऑफ की डेफिनेशन में आ जाएगा। ये तो हुआ आधा पार्ट। अब मैं आपको क्यों नहीं नौकरी दे पा रहा हूं, एज एन एम्प्लॉयर मैं क्यों फेल हो रहा हूं कि मैं आपको जॉब दे रहा हूं? कई रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला, शॉर्टेज ऑफ कोल पावर, शॉर्टेज ऑफ कोल या पावर, अगर हम थर्मल्स की बात करें, थर्मल इंडस्ट्रीज की बात करें, या जो इंडस्ट्रीज पावर पे चलती हैं। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, दैट माइट ऑल्सो बी द रीजन, कि भाई मेरे पास रॉ मटेरियल खरीदने के पैसे ही नहीं बचे हुए हैं, एज एन एम्प्लॉयर शॉर्टेज हो गई है, अब मैं आपको काम पे कैसे रखूं? क्योंकि अगर मैं प्रोडक्शन नहीं करूंगा फर्दर, तो आगे सामान नहीं बिकेगा, सामान नहीं बिकेगा तो मैं आपकी सैलरी कैसे निकालूंगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे मैनेज करूंगा? अगला, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक्स, सामान बिक नहीं रहा, सामान बहुत ज्यादा हो गया है मेरा, और मैं फर्दर अब प्रोडक्शन कर नहीं सकता, क्योंकि मेरा जब तक पुराना स्टॉक नहीं आउट होगा और मेरे पास मतलब मेरे को पैसा रिसीव नहीं होगा, तो मैं आगे सामान रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाऊंगा, तो इसलिए मेरा सामान बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, सेल एकदम डाउन है। ये एक रीजन हो सकता है। ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, नेचुरल कैलामिटी, फ्लड्स आए, सुनामी आया, मेरी पूरी इंडस्ट्री, मेरी पूरी फैक्ट्री खत्म हो गई, मैं आपको काम पे रख नहीं सकता अब। और एनी अदर कनेक्टेड रीजन, एनी अदर कनेक्टेड रीजन, ऑपरेशनल कोई भी इशू हो सकता है जिसकी वजह से एम्प्लॉयर अभी उस सिचुएशन में नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉय को नौकरी पे रखे, और वो वाले एम्प्लॉय हैं जो ऑलरेडी मस्टर रोल्स में, मतलब रजिस्टर में हैं, और उनको रिट्रेंच नहीं किया गया है, तो वो हमारी ले ऑफ की डेफिनेशन में आ जाते हैं। ये तो हुआ ले ऑफ के पार्ट नंबर 1 वाले लोग, जिनको हमने ले ऑफ की डेफिनेशन में रखा। अब कुछ ना बहुत ही शॉर्ट टर्म के, एकदम बहुत ही कम टाइम के टेम्पोररी ले ऑफ्स भी होते हैं, वो हम कैसे जज करेंगे, जरा वो देखते हैं। मान लीजिए कोई वर्कर है जिसका नाम रजिस्टर में है, मतलब जो वर्कर्स का रजिस्टर है उसमें उसका नाम है, ठीक है, और वो आज काम करने आया, मंडे काम किया उसने, ट्यूसडे काम किया, वेडनेसडे काम किया, थर्सडे काम, उसको डेली काम असाइन होता है, वो डेली बेस पे काम करता है, डेली अपना पैसा लेके जाता है। वो थर्सडे काम करने आया और उसने अपने एम्प्लॉयर से बोला, भाई साहब मेरे को
काम बताओ। जो नॉर्मल वर्किंग आवर है, हमारे फैक्ट्री का जो वर्किंग आवर है 10 से 7 है, तो 10 बजे वो पहुंच गया अपने फैक्ट्री। उसने बोला साहब मेरे को आज क्या काम करना है, कौन सी मशीन पे काम करना है, बता दो। तो उसने जब पूछा, पूछने के 2 घंटे तक, विद इन 2 आवर्स भी उसको उसके एम्प्लॉयर ने काम बताया ही नहीं कि आज तुझे कौन सा काम करना है। तो लीगली वो उस पर्टिकुलर डे पे, मतलब थर्सडे को, वो एम्प्लॉय क्या कहलाया, लेड ऑफ कहलाया। वो वर्कर क्या कहलाया, लेड ऑफ कहलाया। ये हुआ, ये परमानेंट ले ऑफ नहीं है, ये आपका एक टेम्पोररी, बहुत ही शॉर्ट टर्म का ले ऑफ है। हो सकता है कि 3 दिन तक ये प्रोसेस चलता रहे, हो सकता है आज ही आज हुआ, कल आपको फिर काम मिल जाए। तो ये यहाँ पे इसको स्पेसिफिकली डाला गया है सेक्शन 2T के अंदर। अगर हम देखें ले ऑफ की डेफिनेशन में, तो उसमें इसको डाला गया है इस चीज को। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर एक डेली वेज पे आप किसी को काम पे रखते हैं और वो आपके रजिस्टर्स में है, वर्कर आप ही का वर्कर है, और उसने नॉर्मल वर्किंग आवर में आके आपसे काम मांगा, आपने उसे 2 घंटे के अंदर काम असाइन नहीं किया, तो वो उस पर्टिकुलर डे के लिए लेड ऑफ कहलाया। अगला कैटेगरी, मान लीजिए वर्कर को आपने, आपका जो फैक्ट्री है वो 2 शिफ्ट में काम करती है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, 2 शिफ्ट में काम करती है। पहली शिफ्ट है आपकी सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, और दूसरी शिफ्ट है शाम के 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। ठीक है, आप 2 शिफ्ट में आपकी फैक्ट्री काम करती है। तो ये बंदा पहली शिफ्ट में आया, और पहली शिफ्ट में इसने काम किया, बोला कि साहब मेरे को बता दो कि मेरे को क्या काम करना है। और इसको पहले हाफ में, पहली शिफ्ट के मान लीजिए पहले हाफ में कोई काम नहीं दिया गया, ठीक है, और इसको सेकंड हाफ में काम दिया गया। पहली शिफ्ट के पहले हाफ में कोई काम नहीं देके इसको सेकंड हाफ में हमने अगर काम दिया, तो उस केस के अंदर क्या हम उसे कंप्लीट डे का ले ऑफ मानेंगे? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कंप्लीट डे का ले ऑफ मानेंगे या हम उसे सिर्फ हाफ डे का ले ऑफ मानेंगे। लेट सपोज दूसरे शिफ्ट में या पहली शिफ्ट में ही मान लीजिए सेकंड हाफ में काम करा लिया, या फिर दूसरे शिफ्ट में सेकंड हाफ में काम करा लिया, एक ही हाफ में काम कराया, तो क्या हम उसे कंप्लीट डे का ले ऑफ माने या हाफ डे का ले ऑफ माने? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला पोर्शन, लेट सपोज वो बेचारा सेकंड हाफ में भी आ गया, नौकरी तो करनी है, उसको फिर भी कोई काम असाइन नहीं किया गया, उसको फिर भी कुछ नहीं दिया गया, तो वहां पे लॉ कहता है कि उसे ले ऑफ नहीं माना जाएगा। और उस केस के अंदर उस व्यक्ति को उसके जो भी फुल बेसिक वेजेस बनते हैं प्लस उसका जो भी डीए बनता है उस दिन का, पर्टिकुलर डे का, वो उसको पूरा मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना। तो पहले तो क्या था, सुबह सुबह आया, मैं 3 केस बताया मैंने। सुबह सुबह आया, मैंने बोला साहब मेरे को काम दे दो, तो 2 घंटे हो गए, उसने मेरे को काम दिया नहीं, एम्प्लॉयर ने कोई काम अलॉट नहीं किया, तो मेरा तो ले ऑफ हो गया जी। उस पर्टिकुलर दिन के लिए लॉ ने माना मेरा ले ऑफ हो गया। अब मैं दोबारा काम है, उसने बोला यार तू सेकंड हाफ में ना 4 घंटे आ जा, 4 घंटे आके काम कर ले। तो फर्स्ट हाफ में उसने मेरे को कोई काम नहीं दिया, सेकंड हाफ में पकड़ा दिया काम, तो फर्स्ट हाफ का ले ऑफ हो गया। अब थर्ड कैटेगरी क्या है कि मैं उसके कहने पे सेकंड हाफ में गया, लेकिन उस बेचारे ने, उस एम्प्लॉयर ने तो मुझे सेकंड हाफ में भी काम नहीं दिया, तो लॉ कहता है हम यहां पे ले ऑफ नहीं मानेंगे। यहां पे जो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम ले ऑफ नहीं मानेंगे, और वहां पे उस एम्प्लॉय को फुल बेसिक वेजेस जो भी उसके बनते हैं और उसका जो डियरनेस अलाउंस जो उसका डीए बनता है, वो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है दैट द एम्प्लॉयर हैज टू पे द एम्प्लॉय हिज फुल बेसिक वेजेस एंड द डीए फॉर दैट पर्टिकुलर डे। तो ये चीज ले ऑफ की डेफिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज सेक्शन 2U, लॉकआउट। इतनी डिटेल में आई होप आपको लेबर लॉ की पूरे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे डेफिनेशंस, इंटरप्रिटेशन सेक्शंस नहीं मिलेंगे। और मैं इसीलिए सेक्शन, ये जो डेफिनेशन वाला पोर्शन, इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि ये आपको काफी वाइडर इंटरप्रिटेशन में एक अंडरस्टैंडिंग देता है लॉ की। लॉकआउट का सिंपल मतलब होता है टेम्पोररी क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सस्पेंशन ऑफ वर्क और रिफ्यूजल बाय एम्प्लॉयर
टू कंटिन्यू सर्टेन एम्प्लॉयज, कोई भी नंबर जितने कंटिन्यू विद सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब तीन अलग अलग चीजों के बारे में बात करें। सिंपल डेफिनेशन तो लॉकआउट का ही मतलब होता है कि अभी नौकरी, वो जो फैक्ट्री है, वो जो एस्टैब्लिशमेंट, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, वॉट एवर द नेम यू कॉल, वो अभी बंद है और काम वहां पे ठप पड़ा हुआ है, हिंदी में बोलूँ तो सस्पेंडेड है वर्क, या फिर अगर इंप्लॉयर वहां पे काम करने से मना करा, बोला मैं इतने इंप्लॉयर, इतने लोगों के साथ काम नहीं कर सकता, मैं इतने लोगों की सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकता, और उसने काम को रुकवा दिया है, तो वो चीज लॉकआउट कहलाती है। इजी डेफिनेशन सेक्शन 2U के अंदर ये चीज क्लियरली मेंशन है। Now coming upon the last definition of today's video, which is your retrenchment। जहां पे ले ऑफ होगा वहां पे retrenchment वर्ड तो साथ में ही मैं पढ़ा देता हूं यूजुअली। इवन की इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में मैंने ले ऑफ रिट्रेंचमेंट पे सेपरेट वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सेक्शन 2ZH, इसमें इतनी डेफिनेशंस हैं, 10 पेज की डेफिनेशन है। इतनी डेफिनेशंस में इंडस्ट्रियल कोड में एक सेपरेट छोटा सा लेबर लॉ बन जाए डेफिनेशन पे, इतनी डेफिनेशंस है। रिट्रेंचमेंट आज की लास्ट, सी retrenchment means the termination by the employer of a worker। ऑब्वियसली एम्प्लॉयर निकालेगा तो वर्कर को ही निकालेगा जो कि ऑलरेडी सर्विस में है, फॉर एनी रीजन otherwise than as a punishment, otherwise than as a punishment, otherwise than as a punishment, inflicted as disciplinary action। जरा इस लाइन को मैं बारी बारी से समझाता हूं आपको। देखिए अभी ये आधा पार्ट है, सेक्शन 2ZH आपको दिख गया, स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा। देखिए रिट्रेंचमेंट का जो पहला पार्ट है, टर्मिनेट किया है हमने, यहां पे निकाला है उस वर्कर को, किसने निकाला है? एम्प्लॉयर ने निकाला, ये तो पार्ट नंबर 1। चलिए, एम्प्लॉयर ने निकाला, किसको निकाला? वर्कर को निकाला जो कि सर्विस में था उस टाइम पे, फॉर एनी रीजन। अब यहां पे कुछ रीजन मैं अभी एक्सक्लूड करने वाला हूं, हालांकि जब डेफिनेशन के सेकंड पार्ट में आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ रीजन नहीं आएंगे, कुछ रीजन, अगर उन रीजंस की वजह से जो आपका वर्कर है काम छोड़ता है तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं कहलाता, लेकिन अभी हम ऊपर वाले पार्ट में रहते हैं, ठीक है। अदरवाइज देन एज अ पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड एज रिट्रेंच डिसिप्लिनरी एक्शन, मतलब कि ये वाला जो पनिशमेंट की वजह से अगर मैं निकालता हूं उसको तो भी वो रिट्रेंचमेंट नहीं कहलाएगा, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं उसको पनिशमेंट के रीजन से निकालता हूं कि उस पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है और वहां पे तब मैं उसको नौकरी से निकाल रहा हूं, तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसने गाली गलौज कर ली, चोरी चकारी कर ली थी कंपनी के अंदर, उसके बाद मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया, तो वो रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा अदरवाइज देन एज अ पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड एज डिसिप्लिनरी एक्शन, कि उसके ऊपर किसी भी किस्म का उसके कंडक्ट की वजह से, उसके एक्शन की वजह से, उसकी एक्टिविटी की वजह से जो कि प्रेजुडिशियल थी, हार्मफुल थी उस ऑर्गेनाइजेशन में, और उसकी वजह से उस पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया और उसके वजह से उसको एज अ पनिशमेंट निकाला गया, तो क्या वो रिट्रेंचमेंट है? नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। तो हम किसी भी कारण से निकाल सकते हैं, इस कारण से नहीं निकाल सकते। अब और भी कुछ कारण हैं जिनकी वजह से एक वर्कर काम तो छोड़ता है मगर वो रिट्रेंचमेंट नहीं होता, वो देख लेते हैं। does not include, retrenchment does not include, point number A, वॉलेंटरी रिटायरमेंट, मैंने खुद काम छोड़ दिया, क्या वो रिट्रेंचमेंट है? बिल्कुल नहीं है। पॉइंट नंबर 2, रीच्ड एज ऑफ सुपर एनुएशन, मेरी एज हो गई, मैं 58-60 की नौकरी के बाद वैसे ही नौकरी खत्म हो जाती है, तो मैं उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ दी, हो गया मेरे काम, जो जितने टाइम मुझे इस कंपनी में काम करना था, मैं 60 साल का हुआ और मेरे को नौकरी से निकाल दिया, हो गया, खत्म बात, मैं रिटायर हो गया, क्या वो रिट्रेंचमेंट है? नहीं है। तीसरा, नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मेरा
एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको रिन्यू नहीं किया, मान लीजिए 10 साल के लिए था और उसको रिन्यू नहीं किया गया, उसके बाद मेरे को काम से निकाल दिया गया, ऑब्वियसली मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, तो क्या मैं रिट्रेंच कहलाऊंगा? नहीं कहलाऊंगा। अगला, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया मेरा, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन वीडियो में बताई हुई है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की, पार्ट नंबर 2 में है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर सकते हैं। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट मेरा हो गया और उसके बाद मेरे को नौकरी से निकलना पड़ा, क्या वो रिट्रेंचमेंट है? नहीं है। अगला, इल हेल्थ के ग्राउंड पे मेरी तबीयत काफी खराब रहने लगी थी और मैं काम नहीं करता था, जिसकी वजह से मेरी सर्विस टर्मिनेट हो चुकी है, क्या वो रिट्रेंचमेंट है? नहीं है। तो ये सारी चीजें रिट्रेंचमेंट नहीं कहलाती, ये बात आपको ध्यान रखना है, स्पेसिफिकली सेक्शन 2ZH के अंदर ये चीज मेंशन है। अब यहां पे रिट्रेंचमेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं, ले ऑफ का रिट्रेंचमेंट में क्या एक्शन होता है, क्या रेपरकशंस हैं, वो सारी चीजें मैं आपको जब एक्ट शुरू कराऊंगा उसके अंदर बताऊंगा ही। तो ये फॉर द टाइम बिंग आपकी डेफिनेशन थी रिट्रेंचमेंट की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।